हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 का चैप्टर 2 हमारा चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 11 से इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेंट लायबिलिटी। इसमें से कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है? नॉट करंट लायबिलिटी, इसमें से कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है? ए, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, फिर है अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम है ना, अनअर्न्ड इनकम है। अनअर्न्ड इनकम को हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कहते हैं। इसको ये दूसरा नाम भी है, लिख लेना यहाँ पर, यहाँ दिया नहीं है पर लिख लीजिएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इसके बाद आपका सी नंबर जो है वो कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। सी हो गया आपका। डी है बिल्स पेबल, बोलता है नॉट करेंट लायबिलिटी। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, रिजर्व फंड। अब सारे को समझते हैं रिजर्व फंड का मतलब क्या होता है। देखिए, बिजनेस का जो ऑनर है, ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ऑनर है, ये बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस को देने के बाद जो बचता है वो किसका होता है? जैसे मान लो कि आपका बिजनेस में जो इनकम है वो 1 लाख का हुआ और बिजनेस का जो एक्सपेंसेस है, जो खर्च है, वो मान लो कि आपका हो गया 60,000 रुपये का। तो बताइए कि बिजनेस को प्रॉफिट कितने का हुआ, फायदा कितना हुआ? 40,000 रुपये का, है ना। यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखते हैं, 40,000 नीचे लिखते हैं, चलो 40,000। ठीक है, सारा बिजनेस में 1 लाख का इनकम हुआ और स्टाफ की सैलरी, डेप्रिसिएशन, आपका ए टू जेड खर्चा, स्टाफ की सैलरी हो गई, आपका फैक्ट्री का खर्च हो गया आपका, है ना, जैसे सामान परचेस किया गया, आपका वेजेस दिया गया, गैस फ्यूल एंड पावर, ये सारा फैक्ट्री का खर्च है, ये सब कुछ दे दिया। फिर एडवर्टीजमेंट का दे दिया आपने डेप्रिसिएशन का माइनस कर दिया, आपने जो है सैलरी दे दी स्टाफ को, यानी एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, है ना। ये तमाम जो है खर्च दिया गया, तो उसमें 60,000 रुपये हुआ। बाकी सब खर्च फैक्ट्री का और शोरूम का, ऑफिस का, सारा खर्च देने के बाद जो बच गया, ये किसका है? ऑनर का है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसी 40,000 को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? इस 40,000 रुपये को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, और ये किसका है? तो ऑनर का है। अब ऑनर क्या करता है कि बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए फ्यूचर में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है जिसके लिए कोई तैयार ना हो। जैसे मान लो कि अचानक से कोविड का समय आया, हम लोग अपनी बात करते हैं, किसी को पता था कि कोविड आ जाएगा, है ना, एक वायरस आएगा जो लोगों को इस तरीके से मारेगा या हॉस्पिटलाइज कर देगा? किसी को नहीं पता था। तो कोविड का समय आया और बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे इसके लिए, उनके पास पैसा नहीं था। तो जो पैसा पहले से बचा करके रखे हुए थे, जिन्होंने पैसा सेव करके रखा था, रिजर्व बना के रखा था उनके अपने इनकम में से, वो लोग तो अपना पैसा निकाल करके हॉस्पिटल का खर्च और ए टू जेड खर्चा अपना मेंटेन कर लिए और जान बचा लिए। लेकिन जो लोग तैयार नहीं थे, जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, यानी कुछ पैसा बचा के ही नहीं रखें, और अचानक से एक विपत्ति आ गया उनके माथे पे कि कोविड पॉजिटिव हैं, हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइज करना होगा इनको, तो क्या करें अब? तो उस केस में आपके पास पैसा तो है नहीं,
तो फिर उस तरह से आपको इलाज भी नहीं मिलेगा, तो फिर उसमें डेथ भी आपका जो है हो सकता है अगर इलाज ठीक से ना मिले तो फाइनेंशियली स्ट्रांग रखने के लिए ये क्या करता है, ऑनर क्या करता है कि इस 40,000 में से कुछ पैसे को रिजर्व का मतलब हटा के रख लिया, है ना, कुछ पैसे को रिजर्व के तौर पे आपको यहाँ पर हटा करके रख लेता है, ठीक है ना, कुछ पैसे को अलग रख लिया। तो मान लो कि 40,000 में से 10,000 रुपया अलग से हटा के रख लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व। ये है किसका, ऑनर का ही है। तो 30,000 ये अपने पास रखा और 10,000 रुपये रिजर्व में डाल दिया कि भैया जब फ्यूचर में काम आएगा तो हम इसको देखेंगे। इसी रिजर्व को पैसा जब पड़ा हुआ है ना, अब अभी तो काम आ नहीं रहा है, फ्यूचर में काम आ सकता है, ये फंड जो है ये 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, तो इसको ना ऑनर क्या करता है, कहीं इन्वेस्ट कर देता है, कहीं लगा देता है कि इस पर कुछ कमाई हो जाए। तो इसको जब आप कहीं इस 10,000 रुपये को लगा देते हो तो इसी को बोलते हैं रिजर्व फंड। क्या बोलते हैं, इस 10,000 को कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो इसी को बोलते हैं रिजर्व फंड, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कोई करंट लायबिलिटी नहीं है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है कमाई के लिए, तो क्या ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो रिजर्व फंड आपका करंट लायबिलिटी नहीं है। बाकी क्या है आपका, समझिए, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको समझते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम वो इनकम जो आपने एडवांस के तौर पे रख लिया है लेकिन उसके बदले में आपने कोई सर्विसेज दिया नहीं है। जैसे अगर मान लो कि बिजनेस को हटाते हैं, इसको थोड़ा सा, ये समझ में आ गया आपको, बिजनेस को रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है और 1,000 रुपया रेंट है बिजनेस को जो रिसीव हो रहा है, और 12 महीने का कितना होता है, 12,000 रुपया। लेकिन जो किराएदार जो रेंट देने वाला था टेनेंट, उसने क्या किया आपको कि 12,000 के बदले इसी साल में 14,000 रुपये दे दिया। तो 12,000 रुपया तो रिसीव करना ही था, ये तो इनकम है ही फर्म का, बिजनेस का। 2,000 रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ ले लिया अगले साल का, देना था 12,000, दे दिया 14,000, तो इसी को बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यही है आपका, है ना, इसको ऐसे आप लिख लो, दोनों समझ लो, इसके अंदर आएगा। इसी को बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने एडवांस में लेके रख लिया पैसा को और अभी तक आपने सर्विसेज दिया नहीं है, यानी अभी 12,000 रुपये का तो उसने जगह का इस्तेमाल किया है, लेकिन 2,000 का एडवांस दिया है जो कि उसने जगह का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपको ये 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जो आप पॉकेट में लेके बैठे हैं, ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। कैसा लायबिलिटी है, तो आपका ये है करंट लायबिलिटी। तो ये आपका करंट लायबिलिटी होगा। पूछता है कौन सा नहीं होगा, तो अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपका करंट लायबिलिटी होगा। पूछता क्या नहीं है, तो रिजर्व फंड। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी मैंने आपको समझाया, बार बार नहीं समझाएंगे, जितना पैसा था उससे ज़्यादा पैसा निकाल लिया, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट करते हैं, ये भी करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, जैसे बिल्स रिसीवेबल है वैसे बिल्स पेबल है। आपको किसी को पैसा पे करना है, किसको पे करना है, तो क्रेडिटर को, बिजनेस को पैसा पे करना है, क्योंकि बिजनेस ने उधार में क्रेडिट परचेस किया, क्रेडिट परचेस किया 10,000 रुपये का बिजनेस ने, तो नियर फ्यूचर में अपने क्रेडिटर को पैसा पे करना है। ये क्रेडिटर को भरोसा नहीं था इन द सेंस कि क्या, ये बहुत सिस्टमैटिक रूप से चलना चाहता है, ये सोचता है कि भाई मेरा पैसा कहीं डूबे नहीं। तो इसने क्या किया कि एक बिल पे साइन करवा लिया बायर से, बायर कौन, अभी बिजनेस है, इसने खरीदा है, तो इसी जो आपको क्रेडिटर को पैसा पे करना है वो बिल के थ्रू पे करना है, तो इसे हम कहते हैं बिल्स पेबल। बिल के थ्रू पैसा पेमेंट करना है, कितना, 10,000 रुपया। तो क्रेडिटर भी आपका करंट लायबिलिटी है और आपका क्या है, बिल्स पेबल, यानी आपको क्रेडिटर को ही पैसा पे करना है, तो ये भी क्या है, आपका करंट लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर हो या बिल्स पेबल हो, दोनों करंट लायबिलिटी होता है। तो ये भी करंट लायबिलिटी है आपका, ये भी करंट लायबिलिटी है, ये भी करंट लायबिलिटी है। कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है, तो रिजर्व फंड। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है, रिजर्व फंड। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। फिर से वही पूछता है, ठीक है, नॉट अ करंट लायबिलिटीज, नॉट अ करंट लायबिलिटी,
ठीक है, इसमें से कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है, नॉट करंट लायबिलिटी, पूरा लिख देते हैं नॉट करंट लायबिलिटी। ये कहता है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में O/S, इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्वेश्चन भी इस तरीके से भी लिख सकता है O/S रेंट, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। बी हो गया आपका प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। सी हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंस। और डी हो गया आपका क्रेडिटर्स फॉर वेजेस। नहीं है करंट लायबिलिटी। क्या नहीं है करंट लायबिलिटी आपका? प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट एसेट होता है, बार बार समझा चुके हैं, है ना, करंट एसेट होता है। तो बाकी आपका क्या नहीं है, करंट एसेट है ये, तो ये करंट लायबिलिटी नहीं है। आउटस्टैंडिंग अब समझते हैं क्या है आपका थोड़ा थोड़ा। आउटस्टैंडिंग रेंट, बिजनेस को रेंट पे करना है, क्योंकि बिजनेस जो है वो रेंट पे चल रहा है, रेंटेड बिजनेस है, रेंट पे लेकर के जो है आपका बिल्डिंग वो बिजनेस चल रहा है। जो रेंट पे करना है वो 1,000 रुपये पर मंथ पे करना है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। लेकिन बिजनेस ने 12,000 पूरा दिया नहीं है। कितना दिया है? मान लो यहाँ पर 12,000 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है? 11,000, तो 1,000 और देना है। हम एक्रूअल सिस्टम से चलते हैं, एक्रूअल सिस्टम आपको बाद में बताएंगे, नेक्स्ट आपका वीडियो में हम ऐसे सारा बता दिए हैं। जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें एक्रूअल सिस्टम बता दिए हैं कि बिजनेस जो है वो आपने खर्च दिया हो या ना दिया हो, आपको उसको अपना बिजनेस का खर्च मानना पड़ेगा। तो देखिए खर्च टोटल कितना है? 12,000, और आपने दिया कितना है? 11,000। तो खर्च कितना हुआ? 11 दिया तो 11 हुआ क्या? नहीं, जो नहीं दिया है वो भी बिजनेस का खर्च ही है, वाली पॉकेट से पैसा नहीं निकला है, लेकिन वो भी बिजनेस का खर्च है। तो आपका 11,000 रुपया ये हो गया, एक्सपेंस हो गया जो आपने पे कर दिया है। और जो पे नहीं किया है इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना प्लस करेंगे? 1,000। तो ये भी बिजनेस का खर्च ही है ना, ये भी एक्सपेंस है। तो टोटल एक्सपेंस कितना है? 12,000, है ना। इसमें से 11,000 पे कर दिया है, 1,000 पे नहीं किया है, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट। ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि अभी देना बाकी है, दिया नहीं है, ये करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, क्या होता है? ये आपका करंट लायबिलिटी होता है। तो ये करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, आपको टैक्स पे करना है और आपको लगता है कि इतना इतना टैक्स, मान लो कि 10,000, 15,000, 20,000 का टैक्स पे करना है, तो आप क्या करते हो? प्रोविज़न बनाते हो। प्रोविज़न क्या होता है आपका? किसी नॉन लायबिलिटी के लिए जब आप पैसा जो है उसको बनाते हो, पैसा रखते हो उसके लिए कि हाँ हमको टैक्स तो पे करना ही है, लेकिन कितना टैक्स पे करना है एग्जैक्टली आपको भी नहीं पता, लेकिन एक लमसम अमाउंट आप रख लेते हो ताकि फ्यूचर में आपको सहायता मिल सके, आप टैक्स पे कर सको। तो उसके लिए आप प्रोविज़न बनाते हो। और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ये क्या है आपका? तो करंट लायबिलिटी है। ठीक है, इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट भी क्या है? करंट लायबिलिटी है ना। इसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स फॉर वेजेस, आपको वेजेस पे करना है तो उसका जो है क्रेडिटर, मतलब अभी आपको जो है वेजेस पे करना है, लेने के लिए बैठा हुआ है कोई वेजेस, तो ये आपका करंट लायबिलिटी हो जाएगा। क्रेडिटर का क्या होता है? क्रेडिटर ऐसे भी आपका करंट लायबिलिटी के अंदर ही आता है। तो आपका ये आपका देखिएगा आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स जो है आपका वेजेस का ये भी करंट लायबिलिटी है। तो बोलता है कौन सा नहीं है आपका करंट लायबिलिटी? तो प्रीपेड एक्सपेंस, ये तो करंट एसेट है। ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ट्वेल्व के बाद 13।
इसमें से कौन सा इनटैंजिबल एसेट है? इनटैंजिबल एसेट की बात कर रहा है ना? इनटैंजिबल एसेट, ए पेटेंट है आपका, पेटेंट राइट, बी है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सी है आपका कैश इन हैंड और डी है आपका डेटर, कैश इन हैंड और डी है आपका डेटर या डेटर्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल का मतलब जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये आपका पेटेंट। चलो, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। पेटेंट क्या होता है? जब कोई न्यू इन्वेंशन होता है तो उसको रजिस्टर करवाना, लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं आपको, उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। अगर आप रजिस्टर नहीं करवाओगे तो फिर हो सकता है कि वो कंसेप्ट, वो न्यू इन्वेंशन किसी दूसरे के हाथ में लग जाएगा, तो फिर वो जो है आपका, वो आपने इन्वेंट किया और पेटेंट जो है किसी दूसरे के हाथ में लग गया, वही फार्मूला लग गया, वही फार्मूला से उसने बना लिया, और फिर आप तो ऐसे कैसे रह गए। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें कि कहता है कि इंडिया में जो प्लेन बना है ना, तो प्लेन का आविष्कार जो है वो भारतवर्ष के ही लोगों ने किया, लेकिन राइट ब्रदर्स ने उसको अपने नाम से न्यू इन्वेंशन को पेटेंट करवा लिया। तो किसके नाम से जानता है कि जो प्लेन बना, जो पहला प्लेन था, वो किसके नाम से है? तो राइट ब्रदर्स ने बनाया। उन्होंने हमें बताया कि कैसे जो है इंसान हवा में उड़ सकता है, उन्होंने प्लेन बनाया, राइट ब्रदर्स ने। लेकिन कहता है कि उसने जो है इंडिया में जो पहले से लोग थे जिन्होंने ऑलरेडी इसका कंसेप्ट को इन्वेंशन कर लिया था, खोज कर लिया था, लेकिन उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया, तो राइट ब्रदर्स का नाम आ गया। तो उस तरह से कोई न्यू आविष्कार जब होता है, जो कोई न्यू इन्वेंशन होता है, तो उसको पेटेंट करवाना, रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। अगर आप पेटेंट करवाओगे तो फिर वो आपके नाम से जो है आप उसको रजिस्टर करवा लिए, वो आपके नाम से सामान जो है बिकेगा, आपको उसका हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट का, जो भी। तो पेटेंट हो गया आपका न्यू इन्वेंशन, जिसको आपको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। कोविड वैक्सीन, बहुत सारा कोविड का वैक्सीन बना, वो भी न्यू इन्वेंशन था। तो अलग अलग वैक्सीन का नाम है जिसको पेटेंट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी न्यू इन्वेंशन है, तो आपका पेटेंट करवाना ज़रूरी है। पेटेंट जो होता है ये आपका इनटैंजिबल एसेट है ना, एसेट की तौर पे इसको देखा जाता है कि आपने उसको पेटेंट करवाया। अब क्या पेटेंट दिख रहा है, कोई टैंजिबल एसेट है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं, आपने उसको रजिस्टर करवा लिया, अब वो आपके नाम से बिकेगा, तो वो पेटेंट जो है उसका जो भी आप जितना भी आपका न्यू इन्वेंशन जो है वो बिकता है, जो मार्केट में चलता है, तो उसका कुछ हिस्सा आपको मिलता है। तो अगर आपने इसको पेटेंट नहीं करवाया है न्यू इन्वेंशन को, तो फिर दिक्कत है। इसलिए इनटैंजिबल एसेट में पेटेंट आता है। म्यूज़िक हो गया, कोई पोएम हो गया, कोई मूवी हो गया, कोई बुक हो गया, अगर आपने लिखा है तो इस पर कॉपीराइट होता है ना। न्यू इन्वेंशन पे पेटेंट होता है, पेटेंट राइट। तो ये आपका इनटैंजिबल एसेट है। और भी इनटैंजिबल एसेट में आ सकता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी, ये सब कुछ आपका इनटैंजिबल एसेट के अंदर आता है। यहाँ पेटेंट लिखा है तो पेटेंट पे टिक करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अभी मैंने आपको समझाया, कंपनी स्टार्ट करने से पहले जो डॉक्यूमेंटेशन पर खर्च होता है वो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, और ये एक आपका फिक्टिशियस एसेट होता है जिसको हम राइट ऑफ करते हैं। इसके बाद ये तो आपका फिक्टिशियस एसेट हो गया। कैश इन हैंड आपका क्या हो गया? तो ये आपका करंट एसेट हो गया, एज वेल एज क्विक एसेट या लिक्विड एसेट भी हमसे कहते हैं। क्यों कहते हैं हम बताएंगे आगे आएगा क्वेश्चन, तो क्विक एसेट भी इसे हम कहते हैं। करंट एसेट भी है, क्विक एसेट भी है, इसको हम लिक्विड एसेट भी कहते हैं। डेटर भी क्या हो गया आपका? करंट एसेट हो गया। तो कैश इन हैंड करंट एसेट है, डेटर भी आपका करंट एसेट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट है। तो इनटैंजिबल एसेट कौन है आपका? पेटेंट। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्टिशियस एसेट। इसमें से अब पूछ ही दिया है फिक्टिशियस एसेट क्या है, तो अब तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बता दिए आपको। बात कर रहा है फिक्टिशियस एसेट क्या है, तो आपको हम क्या बताएं। ए है आपका गुडविल। गुडविल इनटेंजिबल फिक्स एसेट है, याद रखिएगा, टेंजिबल नहीं, इनटेंजिबल। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, ये आपका इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, ये आपका करंट एसेट है, माफ करिएगा, करंट लायबिलिटी करंट एसेट है ये आपका। सी आपका कहता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आपका फिक्टिशियस एसेट है। और डी जो है कहता है आपका हॉर्स एंड कार्ट, घोड़ा गाड़ी, ये आपका भी टेंजिबल फिक्स एसेट है ना। तो क्या कहता है इससे, फिक्टिशियस एसेट कौन है, जो कंपनी स्टार्ट करने से पहले जो डॉक्यूमेंटेशन में खर्च होता है वो आपका फिक्टिशियस एसेट कहलाता है। और आगे आने वाले समय में जब कंपनी स्टार्ट होगा तो प्रॉफिट्स इसको राइट ऑफ करेंगे, यानी प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट लेंगे, तो इसको कहते हैं हम आपका फिक्टिशियस एसेट। आप ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। गुडविल इनटेंजिबल फिक्स एसेट, प्रीपेड करंट एसेट, ये आपका हॉर्स एंड कार्ट होगा, फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोलता है परचेज अकाउंट इज, परचेज अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, बी पर्सनल अकाउंट, और सी कहता है आपका नॉमिनल अकाउंट, और डी है आपका नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन सी होगा आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब देखिए, जब बिजनेस परचेज करता है, जब बिजनेस परचेज करता है सामान किसके लिए, बेचने के लिए, परचेज करता है सामान बेचने के लिए, सेल करने के लिए, है ना। तो परचेज जो है इससे बिजनेस का स्टॉक बढ़ता है। तो आप इसको हम लोगों ने इसको रियल अकाउंट के रूल से बनाया था। स्टॉक बढ़ने के सेंस में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस रियल अकाउंट के रूल से बनाया था, लेकिन बिजनेस में जो ये माना गया है कि जब आप परचेज करते हैं तो पैसे को खर्च करते हैं, है ना, पैसा आपका खर्च होता है। तो अगर एक्सपेंस की बात करें तो कहाँ आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना, और एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, है ना। क्रेडिट क्या है, जो भी इनकम है या गेन, ऐसा आप लिखो। क्रेडिट जो है जो भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी इनकम और गेन है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो जब आप परचेस करते हो तो ये माना गया है कि आप खर्च करते हो, और अगर खर्च करते हो तो किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। और अगर स्टॉक बढ़ने के सेंस में बोलेंगे तब ये रियल अकाउंट है, लेकिन बिजनेस में जो माना गया है वो एक्सपेंस ही माना गया है, तो आप ये नॉमिनल अकाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, नॉमिनल अकाउंट। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। 15 हो गया, 16 करते हैं।
द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड इज, क्या कहते हैं इसको, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है। ऐसे समझो कि इनकम 100 रुपया है और एक्सपेंडिचर 60 रुपया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए 100 रुपया इनकम, अब यहीं पे हम हटा देते हैं, इनकम 100 एक्सपेंस 60, तो क्या होगा इससे हमारा प्रॉफिट होगा 40 रुपये का, यही होगा ना। और रहने देते हैं ऊपर यहाँ पे एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम 100 एक्सपेंडिचर 60, तो प्रॉफिट होगा हमारा, देखिए एक्सेस ऑफ इनकम यानी इनकम ज़्यादा है 100 रुपया है, ओवर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तो एक्सपेंडिचर कम है, मान लेते हैं कि 60 रुपया है, तो इनकम ज़्यादा है यानी एक्सेस है 100 रुपया, तो प्रॉफिट होगा 40 रुपया। अब यहाँ पे इसको ऑप्शन लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या कहता है, क्या होगा, ए प्रॉफिट, बी लॉस, सी क्या इसे हम इस 40 रुपये को कैपिटल कहेंगे, नहीं, और डी एक्सपेंसेस। तो क्या होगा प्रॉफिट, 100 रुपये कमाए 60 रुपये खर्च कर दिए हैं बिजनेस के ऊपर, तो बचा तो कितना 40 रुपये का प्रॉफिट। तो क्या ये प्रॉफिट है, हाँ प्रॉफिट है। क्या इसको लॉस बोलेंगे, लॉस तो नहीं बोलेंगे। क्या इसको हम कैपिटल कहेंगे, नहीं, कैपिटल तो ऑनर अपने पॉकेट से जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। और क्या ये एक्सपेंस है 40 रुपये, नहीं, ये क्या है प्रॉफिट है, तो हम इसे प्रॉफिट कहेंगे। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक आज हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है इसको आप रिवाइज़ कर लोगे, यूनिट 1 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जहाँ तक पढ़ा है। आगे जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको पीडीएफ दिया गया है उसमें भी देख लोगे, उसके अदर कहीं भी आपको मिलता है यूनिट 1 से, है ना, कहीं से भी नहीं पूछने लगना, क्योंकि यूनिट वाइज हम सारा आपका चैप्टर वाइज सारा कराएंगे, तो जैसे जैसे आपका आता जाएगा वैसे वैसे पूछना। तो आप देख लेना कि यूनिट 1 में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी निकल करके आता है, तो उसको आप एक जगह इकट्ठा करना, क्वेश्चन हमको देना, हम उसका सारा सॉल्यूशन कर देंगे। फिलहाल जितना बता दिए हैं उसको रिवाइज करना। आपका 11th का एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है, तो ज़्यादा इजी है आपके लिए, तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप कर पाओगे जब आप सारी जितना भी आपका यूनिट है वो आप अच्छे से पढ़ लोगे, थियोरेटिकल पार्ट भी प्रैक्टिकल पार्ट भी, यानी टोटल आपको जो अकाउंटिंग है वो पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए और चले गए। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक करके चले गए तो ठीक है, एक समय के लिए आप एग्ज़ाम जो है वो पास कर लोगे, लेकिन आपका सारा कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा, है ना। फिर आप क्या करोगे कि क्लास 12th में जाओगे, वहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और फिर आप कहोगे कि ये कैसे, वो कैसे, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये तो हमने सीखा ही नहीं। आप 11th का एग्ज़ाम निकालने के बाद भी आप क्लास 12th का जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है या कंपनी का अकाउंटिंग वो नहीं कर पाओगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता है वो ठीक बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं पूछता एग्जामिनेशन में, ये गलत बात है। अगर बहुत ज़्यादा डीपली पूछेगा तो आपको पढ़ना ही होगा पूरा, है ना। और ऐसे भी आपको ये सब जानने के लिए पढ़ना ही होगा। आप रट्टा मार लोगे तो उससे नहीं होने वाला है, फिर आप फंस जाओगे, या हो सकता है कि आप पास भी कर लो लेकिन उससे पास करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो आपको डिटेल में पढ़ाई करना ही है। इसके लिए आपको पहले ऑब्जेक्टिव के नहीं, पहले जितना जो कोर्स आपका दिया है, जितना डिटेल में पढ़ाया गया है वो सारा आपको पढ़ना है, और उसके बाद ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप खुद से भी सॉल्व कर लोगे अगर डिटेल में पढ़ोगे, तो हमारी कोई ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, आप इसको देख लेना। थैंक यू।